चंद्रगुप्त मौर्य एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत में पहले बड़े साम्राज्य की नींव रखी। चौथी शताब्दी बीसीई के अंत में भारत छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपनी महत्वाकांक्षा और साहस से इन बिखरे हुए प्रदेशों को एकीकृत किया। उन्होंने नंद वंश को चुनौती दी और पराजित किया, जिससे मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। चाणक्य, एक बुद्धिमान विद्वान द्वारा निर्देशित, चंद्रगुप्त ने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित की। उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक गठबंधनों ने उन्हें प्रतिद्वंद्वी राज्यों को वश में करने में सक्षम बनाया। मौर्य सेना, जो अपने हाथियों और कुशल पैदल सेना के लिए जानी जाती है, एक दुर्जय शक्ति बन गई। अपने शासनकाल के अंत तक चंद्रगुप्त ने एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उनकी विरासत ने भविष्य के शासकों को प्रेरित किया और बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती थे। उनका महत्वपूर्ण काम अर्थशास्त्र, राजनीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर एक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के उदय में चाणक्य की रणनीतिक सोच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त की क्षमता को पहचानते हुए चाणक्य ने उन्हें राजनीति, युद्ध और शासन का ज्ञान दिया। चाणक्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। राजनीति, कूटनीति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर उनकी शिक्षाओं ने सदियों तक भारतीय विचार को प्रभावित किया। चाणक्य को प्राचीन भारत के सबसे महान दिमागों में से एक के रूप में याद किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद उनके पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठे। बिंदुसार ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा और मौर्य साम्राज्य को और मजबूत किया। उनका शासनकाल सापेक्ष शांति और समृद्धि का काल था। बिंदुसार ने साम्राज्य के प्रशासन को मजबूत बनाने और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने पिता द्वारा बनाए गए विशाल साम्राज्य को सफलतापूर्वक बनाए रखा और इसकी सीमाओं का विस्तार किया। बिंदुसार का शासनकाल भारत के दो सबसे प्रसिद्ध सम्राटों के शासनकाल के बीच एक सेतु का काम करता था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, को मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उनके शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो सैन्य विजय से शांति और धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने की ओर अग्रसर हुआ। क्रूर कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में शांति, अहिंसा और नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया। अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन का उनके शासनकाल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने धम्म विजय के साथ युद्ध को बदल दिया। स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक के शासनकाल ने सैन्य विस्तार पर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर दिया। उनकी विरासत उनके साम्राज्य की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है, जो शांति और करुणा के उनके संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मौर्य साम्राज्य को व्यवस्था बनाए रखने और कर एकत्र करने के लिए एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता थी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। शीर्ष पर सम्राट था, जिसे मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व एक राज्यपाल करता था। प्रांतों को जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक में स्थानीय अधिकारी थे। मौर्य साम्राज्य अपनी विस्तृत कराधान प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। भूमि राजस्व आय का प्राथमिक स्रोत था, जो सेना और सार्वजनिक कार्यों का समर्थन करता था। मौर्य प्रशासनिक संरचना ने साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कई कारकों ने योगदान दिया, जिसमें केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना,
और एक बड़ी सेना के रखरखाव का वित्तीय बोझ शामिल था। अशोक के उत्तराधिकारियों में उनके प्रशासनिक कौशल की कमी थी, जिससे विखंडन हुआ। अपने पतन के बावजूद मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। यह उपमहाद्वीप में पहला केंद्रीकृत और एकीकृत साम्राज्य था। मौर्य काल में कला, वास्तुकला और साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ है, जो अपने शासकों की दूरदर्शिता और उनके प्रशासन की दक्षता का प्रमाण है।